तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में और क्या ये सच में मौजूद है। तो चलिए जानते हैं इस एक और मजेदार सवाल का एक मजेदार जवाब। तो हमारा यूनिवर्स, हमारी जो थिंकिंग है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस नहीं तो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्पेस में इधर उधर स्पिन कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स जो यूनिवर्स के मॉडल को स्टडी करते हैं ये अनुमान लगाते हैं कि यूनिवर्स का डायमीटर 7 बिलियन लाइट ईयर्स तक हो सकता है। बाकी रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि ये इनफाइनाइट है। लेकिन क्या यूनिवर्स बस इतना तक ही सीमित है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है जरूर बताएं कमेंट्स में। ये सोचना कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल लाइफ्स में से एक में जी रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई भी एंगल से गलत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, एक्सटर्नल इन्फ्लेशन, द बिग बैंग थ्योरी एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। लगभग 13.7 अरब साल पहले के बारे में हम लोग जो भी जानते थे वो बस एक इनफाइनाइटसिमल सिंगुलैरिटी थी। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से इनफाइनाइटसिमल सिंगुलैरिटी का मतलब एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम जहाँ पर स्पेस और टाइम इनफाइनाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो इसके बाद बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ये इनफाइनाइटसिमल सिंगुलैरिटी एक्शन में फट गया और एक सेकेंड के एक छोटे से अंश में सभी दिशाओं में लाइट की स्पीड से तेज स्पीड से इन्फ्लेट हो गया। 10⁻32 सेकेंड्स बीतने से पहले यूनिवर्स कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक प्रोसेस में अपने ओरिजिनल साइज के 10⁻26 गुना तक बाहर की ओर एक्सप्लोड कर चुका था। और ये सब मैटर के एक्चुअल एक्सपेंशन से पहले है, जिसे हम आमतौर पर बिग बैंग के रूप में सोचते हैं, जो इस सभी इन्फ्लेशन का कॉन्सिक्वेंस था। जैसे जैसे इन्फ्लेशन धीमी हुई, मैटर और रेडिएशन की बाढ़ दिखाई दी, जिससे क्लासिक बिग बैंग फायरबॉल क्रिएट हुआ और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो हमारे चारों ओर अंतरिक्ष की विशालता को पॉपुलेट करते हैं। गाइस, एक बार ये सोच के देखो, अगर हम लोग ये सब अपनी आंखों से विटनेस करते तो कैसा लगता। इन्फ्लेशन और बिग बैंग के मिस्टीरियस प्रोसेसेस ने कुछ रिसर्चर्स को कन्विंस किया कि मल्टीपल यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर विलेंकिन के हिसाब से इन्फ्लेशन एक ही समय पर हर जगह पर खत्म नहीं हुआ है, जबकि 13.8 अरब साल पहले हम पृथ्वी से जो कुछ भी पता लगा सकते हैं उसके लिए ये खत्म हो गया है। लेकिन कॉस्मिक इन्फ्लेशन वास्तव में अन्य जगहों में जारी है। इसी थ्योरी को एक्सटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जैसे ही इन्फ्लेशन एक विशेष स्थान पर रुकती है, एक नया बबल यूनिवर्स फॉर्म होता है। ये बबल यूनिवर्स एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि वह अनिश्चित काल तक एक्सपैंड करना जारी रखते हैं। अगर हम बबल के किनारे को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां ये अगले बबल यूनिवर्स के ऊपर बढ़ सकता है, तो हम कभी उस तक नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि वो किनारा हमसे दूर जा रहा है, वो भी प्रकाश की गति से तेज, जो हमारे लिए अचीव करना करेंटली इम्पॉसिबल है। लेकिन चलिए एक बार को मान लेते हैं कि हम लोग अगले बबल तक पहुंच सके, क्योंकि आपको तो पता ही है इंसान बड़े जुगाड़ू हैं। आपको याद है मिशन मंगल, वो पूरी। तो एक्सटर्नल इन्फ्लेशन के अनुसार हमारे फिजिकल कॉन्स्टेंट्स और हैबिटेबल कॉन्स्टेंट्स के साथ हमारा परिचित ब्रह्मांड हमारे हाइपोथेटिकल बबल यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हो सकता है। यूनिवर्स की ये तस्वीर या मल्टीवर्स जैसे इसे कहा जाता है, लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या नेचर की कॉन्स्टेंट्स। तो अगर किसी को कॉन्स्टेंट्स का मतलब समझ नहीं आया तो उसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये सब, तो क्यों नेचर के कांस्टेंट्स जीवन के इमरजेंस के लिए फाइन ट्यून्ड दिखाई देती है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर्स केवल उन रेयर बबल्स में मौजूद होते हैं जिनमें प्योर चांसेस से जीवन के विकास के लिए कांस्टेंट्स सही होते हैं। बाकी रिमेनिंग मल्टीवर्स बैरन होते हैं और हर पल जो बीत रहा है हमसे और दूर जा रहे हैं और हम कभी उनसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, क्वांटम मैकेनिक्स एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। कुछ रिसर्चर्स पैरेलल यूनिवर्सेस के अपने विचारों को क्वांटम मैकेनिक्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है, पर आधारित करते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो सब शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा लेना यार। क्वांटम मैकेनिक्स में छोटे पार्टिकल्स के अस्तित्व के मल्टीपल स्टेट्स एक ही समय पर संभव हो सकते हैं। अगर सिंपली कहूँ तो एक ही पार्टिकल अलग अलग जगहों में एक ही समय पर मौजूद हो सकता है। एक वेव फंक्शन उन सभी पॉसिबिलिटीज को एनकैप्सुलेट करता है, लेकिन जब हम हकीकत में उन पार्टिकल्स को देखते हैं तो हम केवल एक ही पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम एक परिणाम को तभी ऑब्जर्व करते हैं जब वेव फंक्शन एक ही रियलिटी में कोलैप्स करता है। लेकिन मैनी टू वर्ल्ड थ्योरी ये प्रपोज करती है कि हर बार जब एक स्टेट या परिणाम देखा जाता है तो एक और दुनिया होती है जिसमें एक अलग क्वांटम परिणाम रियलिटी बन जाता है। ये एक ब्रांचिंग अरेंजमेंट है जिसमें पल पल हमारी परसीव्ड यूनिवर्स नियर टू इनफाइनाइट ऑल्टरनेट्स के ब्रांचेस में बढ़ जाती है। वो ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस पूरी तरह से अलग है और इंटरसेक्ट करने में असमर्थ है।
वहाँ पर आप एक ऐसा जीवन जी रहे होंगे जो इस दुनिया में आपके जीवन से थोड़ा या वाइडली डिफरेंट होगा और आप इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। भौतिक विज्ञानी सियान कैरोल ने अपनी पुस्तक समथिंग डीपली हिडन क्वांटम वर्ल्ड्स एंड द एमर्जेंस ऑफ स्पेस टाइम में लिखा है कि मैनी वर्ल्ड थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटरी यानी व्याकुलता पर सबसे साहसी है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, हालांकि इसमें भी रिंकल्स है। उन रिंकल्स में से एक ये है कि मैनी वर्ल्ड्स का आइडिया वास्तव में गलत नहीं है। ये साइंटिफिक थॉट का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और जिस तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी उन विचारों को विकसित करती है जिन्हें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ खोजा जा सकता है। यदि किसी थ्योरी के खिलाफ सबूत खोजने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये पूरे साइंस के लिए बुरा है। नंबर 3, इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। कुछ फिजिसिस्ट्स फ्लैटर वर्जन ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ये यूनिवर्स जहां हम रहते हैं हमेशा के लिए चलता रहे तो बहुत से तरीके हैं जिसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर खुद को अरेंज कर सकते हैं, जैसे वो इनफाइनाइट स्पेस में खुद को असेंबल करते हैं। इवेंचुअली कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल टाइप्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रिपीट करना चाहिए। हाइपोथेटिकली एक बिग स्पेस में उन पार्टिकल्स को पूरे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज के रूप में बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट्स रिपीट करना चाहिए, तो आपका पूरा जीवन यूनिवर्स में कहीं और रिपीट हो सकता है। तो यही है ये थ्योरी। लेकिन अगर यूनिवर्स एक फाइनाइट पॉइंट पर शुरू हुआ है, जैसे कि लगभग हर फिजिसिस्ट मानते हैं, तो आपका एक ऑल्टरनेट वर्जन मौजूद नहीं है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट इथन सेगल के अनुसार किसी भी यूनिवर्स में पार्टिकल्स से एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करने वाली पॉसिबल आउटकम्स की संख्या इन्फ्लेशन के कारण पॉसिबल यूनिवर्सेस की संख्या बढ़ने की तुलना में तेजी से इनफाइनाइट की ओर बढ़ती है। तो चलिए अब हम लोग भी बढ़ते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। नंबर 4, द मिरर इमेज यूनिवर्स। ज़्यादा नाटक हो रहा है। मल्टीवर्स थ्योरीज के पैंथियन के रिलेटिव हाल ही में वाटरलू ओंटारियो में प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के रिसर्चर्स ने प्रस्ताव दिया है कि यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ और बिग बैंग के पहले एक और ब्रह्मांड कभी मौजूद था जो हमारे ब्रह्मांड का एग्जैक्ट मिरर इमेज था। पेरीमीटर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर नील तुराके ने कहा कि ये कहने के बजाय कि बिग बैंग से पहले एक अलग ब्रह्मांड था, हम ये कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले का ब्रह्मांड वास्तव में इन सम सेंस आफ्टर द बिग बैंग वाले ब्रह्मांड की एक इमेज है। इसका मतलब सब कुछ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक कि अंडे की फूटने जैसी क्रियाएं रिवर्स हो जाएंगी। एंटी प्रोटॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एटम बना लेंगे और एक्स क्रैक होने की प्रोसेस भी उल्टी हो जाएगी। इवेंचुअली वो यूनिवर्स श्रिंक हो जाएगा, प्री एज्यूमली एक सिंगुलैरिटी में हमारे अपने यूनिवर्स में एक्सपैंड करने से पहले। दूसरे तरीके से देखा जाए तो दोनों ब्रह्मांडों का निर्माण बिग बैंग में हुआ था और फिर दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्लोड हो गए बैकवर्ड और फॉरवर्ड समय में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग और बेल आइकन भी दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो और प्लीज़ कमेंट करें मतलब आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा पसंद है इन चारों में से। और एक और बात, पैरेलल यूनिवर्स में क्या आप लोग बिलीव करते हैं, ये भी ज़रूर बताएं कमेंट्स। तो जिस दिन मैं इस वीडियो की वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन नवरात्रि की पहली रात है, तो आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। घूमिए इधर उधर, मौज करिए अपने दोस्तों के साथ और मज़ा करिए। और हाँ, एक और बात, आज मेरी वीडियो की थोड़ी वॉइस की क्वालिटी लो थी, मुझे पता है, क्योंकि यार मुझे सर्दी हो गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक तक शायद ये ठीक हो जाएगी, तब मैं एकदम अच्छे से वीडियोस वापस नॉर्मल वॉइस में आएगी। तो अभी थोड़ी सर्दी है तो इसलिए मैनेज कर लेना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और हाँ, हैप्पी नवरात्रि।